नमस्कार। कचहरी में आज शुरुआत युद्ध के मैदान से निकले उस सबसे बड़े सवाल के साथ जिसका जवाब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने नाकेबंदी से दे दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे खुलवाने के लिए अमेरिका ने अब तक हर पैंतरा चला, धमकियां दी, बम बरसाए। आज उसी हॉर्मुज पर ट्रंप ने दुनिया का सबसे बड़ा जुआ खेल दिया है। ये वही ट्रंप कार्ड है क्या जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया में किया था कि अगर ईरान नहीं झुकता तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। इस्लामाबाद टॉक्स के बाद अब तक की हकीकत यह थी कि जंग के बीच ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल दिखाकर जमकर मुनाफा कमाया। डेटा कंपनी क्लेपर की माने तो तेहरान रोजाना 18.5 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट कर रहा था और गुजरने वाले टैंकर से प्रति जहाज $20 लाख की वसूली कर रहा था। अमेरिका अब तक चुप था ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें ना बढ़ें, लेकिन अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान की वॉर इकोनॉमी और नहीं चलेगी। ट्रंप ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान की नौसेना पहले ही समुद्र की तलहटी में दफन हो चुकी है। उनके 158 जहाज तबाह हैं। अब अगर उनकी छोटी नाव भी अमेरिकी नाकेबंदी के करीब तक आई तो उनका हश्र ड्रग डीलर्स जैसा होगा, तेज, क्रूर और खात्मा। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर ईरान का तेल रुका तो उसका पूरा बिजनेस मॉडल गिर जाएगा और वो हमला करने लायक नहीं बचेगा। हालांकि खतरा अब भी है। क्या इस नाकेबंदी की वजह से और इसके बाद दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमान छूने वाली हैं? क्या ये ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक बड़ा जोखिम सवाल है? अमेरिका ने हॉर्मुज में दुनिया को ब्लॉक कर दिया। समंदर में आमने सामने अमेरिका और ईरान। महायुद्ध का महा अपडेट, टोल बंदी वर्सेस नाकाबंदी। कुछ घंटे पहले की इन तस्वीरों को देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर किस तरह के हालात हैं। ईरान ने दावा किया था कि हॉर्मुज की तरफ से 2 जहाज गुजर रहे थे। उन्हें वार्निंग दी गई, लौट जाओ वरना हमले की जद में आ जाओगे। जवाब उधर से भी आया, You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. हॉर्मुज पर जो हालात हैं वो दुनिया को मालूम है। ईरान ने हॉर्मुज के पानी में माइंस लगा रखी हैं, ये सबको पता है। कुछ जहाजों पर हमला हो चुका है, कुछ जहाज आग का गोला बन चुके हैं। तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं, यानी हॉर्मुज से जाना खतरनाक है, क्योंकि हॉर्मुज के माउथ यानी 3 किलोमीटर वाले स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा है। मगर जिस अमेरिका को हॉर्मुज खुलवाना था वो खुद को ब्लॉक करने पर अड़ा है। टाइमलाइन बता दी। Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. स्टोन एज, सभ्यता मिटा देंगे और फिर हॉर्मुज रोक देंगे। अमेरिका की नई धमकी के पीछे का मतलब समझिए। पहली बात ये कि हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल ना हो। दूसरी बात, ईरान को पैसे देने पर जहाज का रास्ता ब्लॉक किया जाएगा। और सबसे जरूरी, ट्रंप के मन की बात ये कि एक बार अगर अमेरिका का मिशन क्लियर हो गया तो फिर आगे वो खुद इस रास्ते को टोल की तरह यूज कर सकता है। मगर ईरान कहता है, जनाब आओ तो सही, हॉर्मुज खुलवाओ तो सही। ईरान की सशस्त्र सेनाएं अपने देश के कानूनी अधिकारों की रक्षा को एक स्वाभाविक और वैध कर्तव्य मानती है।
और इसी आधार पर अपने देश के जल क्षेत्र में ईरान की संप्रभुता का इस्तेमाल करना ईरानी राष्ट्र का स्वाभाविक अधिकार है। दुश्मन से जुड़े जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का अधिकार नहीं है और ना ही होगा, जबकि अन्य जहाज ईरान की सशस्त्र सेनाओं के नियमों का पालन करते हुए होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते रहेंगे। यही नहीं, ईरान की तरफ से जंग के बाद की बातें कही गई। ईरान सेना ने दावा किया कि देश की सुरक्षा को देखते हुए हॉर्मुज पर परमानेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा, यानी हॉर्मुज के नीचे माइंस बिछी रह सकती हैं और जहाजों को सेफ सिक्योर पैसेज देने के लिए ईरान की मदद लेती रहनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि ईरान ने एंटीशिप माइंस कहां तक बिछाई हैं? क्या ईरान उनकी लोकेशन दोबारा ट्रेस कर सकता है? क्या ईरान माइंस बिछाकर उन्हें भूल तो नहीं गया? जब तक इन सवालों पर बात होती, तब तक अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से बयान जारी हुआ। कहा गया, अमेरिका की नाकेबंदी के तहत ईरान के सभी प्रमुख बंदरगाह निशाने पर रहेंगे। इनमें फारस की खाड़ी के साथ ओमान सागर में मौजूद बंदरगाह भी शामिल हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक नाकेबंदी ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों से आने जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर लागू होगी। ईरान का सबसे बड़ा बंदरगाह बंदर अब्बास है, जो खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। ये हर साल करीब 3.7 करोड़ टन माल के साथ लगभग 10 लाख कंटेनर हैंडल करता है। लेकिन ईरान कहता है कि हमारे बंदरगाहों पर हमला हुआ तो आसपास के बंदरगाह भी सेफ नहीं रहेंगे। अपराधी अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही और समुद्री आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंध एक गैर कानूनी काम और समुद्री डकैती का उदाहरण है। ईरान के सशस्त्र बल स्पष्ट और दृढ़ता से घोषणा करते हैं कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बंदरगाहों की सुरक्षा या तो सबके लिए है या किसी के लिए नहीं। अगर फारस की खाड़ी और ओमान सागर के जल क्षेत्र में ईरान के बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा होता है, तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान की इन धमकियों के पीछे सवालों का सैलाब तैर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान ने युद्ध की आशंका को देखते हुए बारूद तो बिछा दिया, मगर वो निकालेगा कैसे, इसकी प्लानिंग नहीं। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने छोटे छोटे बोट्स के जरिए हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू की थीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सुरंगें बेहद बिखरे और अव्यवस्थित तरीके से बिछाई गई थीं। मुमकिन है कि उनकी लोकेशन का पूरा रिकॉर्ड भी ईरान के पास नहीं हो। समुद्री धाराओं की वजह से कई सुरंगें अपनी जगह से बह भी सकती हैं, जिससे उन्हें ढूंढना और हटाना और मुश्किल हो गया है। यानी ईरान को खुद ये ठीक से पता नहीं है कि उसने किन किन इलाकों में सुरंगें बिछाई थीं। शायद इसीलिए माइन स्वीपर्स के बावजूद हॉर्मुज को क्लियर करने, उसे सिक्योर करने में अमेरिका को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान और अमेरिका ने युद्ध विराम वार्ता को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी की घोषणा की। इसकी वजह से तेल की कीमतें रातों रात फिर से बढ़कर $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। इससे पता चलता है कि ये संघर्ष, ये युद्ध हमारे अपने देश में भी हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका वास्तविक कारण है। और इसलिए मैं एक बार फिर बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हम इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। Well, they're coming up. They're going to be coming up. But I'm very disappointed in NATO. They didn't do that. They weren't there for us. We pay trillions of dollars for NATO, and they weren't there for us. Remember what I said. NATO was not there. Now they want to come up, but there's no real threat anymore. But NATO was not there for us. Are you going to punish the countries who couldn't help? We'll see what happens. But, you know, we spent trillions of dollars on NATO to help them guard really against Russia. When you think of it, we're guarding against Russia. इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट में नौसैनिक मिशन पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन और दूसरे देशों के साथ एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें समुद्री सुरक्षा पर चर्चा होगी। Because, Mr. Speaker,
the impact of Iran's behaviour in the Strait is causing untold economic damage. It's visible on every petrol forecourt in the country. My guide from the start of this conflict has always been our national interest. That's why we stayed out of the war and why we continue to stay out of the war. And that is why we are working now to restore freedom of navigation in the Middle East, because that is squarely in our national interest. Now, Mr. Speaker, quite clearly, this is not a straightforward task. It will take time. सवाल यही है कि क्या ट्रंप के कहने पर दोनों अपने मिशन को भेजेंगे या फिर अमेरिका से उचित दूरी बनाते हुए ईरान को कॉन्फिडेंस में लेते हुए बारूदी सुरंग हटाएंगे। तो ये तो बात थी अमेरिका द्वारा लागू की गई नाकेबंदी की, लेकिन अब ईरान ने दुनिया के सामने जो पिक्चर रखी है उसकी बात करते हैं। आज तेहरान की उन अंधेरी और रहस्यमयी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के दरवाजे खुले जिन्होंने पूरी दुनिया के साथ साथ खाड़ी के मुल्कों की धड़कन बढ़ा दी है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने अपनी ताकत का वो ट्रेलर रिलीज किया है जिसने साफ कर दिया है कि अगर जंग दोबारा भड़की तो निशाना सिर्फ इजराइल नहीं होगा। ईरान ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, अगर जॉर्डन, UAE या सऊदी अरब की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका या इजराइल ने किया तो उन्हें दुश्मन माना जाएगा और ईरान की मिसाइल उनका भी रुख कर लेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई परमाणु दहलीज पर खड़ा है? क्या सीज फायर की आड़ में तेहरान अपनी उस ईगल 44 की तबाही का बदला लेने वाला है जिसे इजराइल ने मलबे में तब्दील करने का दावा किया था? आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे ईरान के मिसाइल पोर्टफोलियो ने समंदर से लेकर जमीन तक सप्लाई चेन और ऑयल इकोनॉमी पर मौत का घेरा डाल दिया है। खैबर शिकन से लेकर फतेह 110 तक ईरान के इन साइलेंट किलर्स का पूरा मैप और वो पोर्ट्स जो अब तेहरान के निशाने पर है। तो फिर सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक बहुत बड़े धोखे में है? क्या सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है जिसके पीछे ईरान विनाश का सबसे घातक बटन दबाने की तैयारी कर चुका है? क्या सीज फायर के बीच ईरान महाविनाश का बटन दबाने वाला है? ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह खाड़ी देशों की तरफ क्यों मोड़ा? युद्ध विराम के बीच क्या ईरान परमाणु हथियार बना रहा है? सीज फायर के बीच ये सुलगते सवाल दुनिया के साथ खाड़ी मुल्कों के दिलों की धड़कनें क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका लेटेस्ट ट्रेलर ईरान फोर्सेस ने रिलीज किया। तेहरान की जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दुनिया के लिए सबसे बड़ी पहेली है, उन्हीं अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से IRGC ने ईरान की ताकत की नुमाइश की। मिसाइल नंबर 1 खैबर शिकन, रेंज 1450 किलोमीटर, जो इजराइल और सऊदी अरब तक को निशाना बना सकती है। मिसाइल नंबर 2 सिज्जी, रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर, जो खाड़ी मुल्कों में अमेरिका की हर बेस को निशाना बना सकती है। मिसाइल नंबर 3 फतह 110, रेंज 300 किलोमीटर, जो हॉर्मुज में अमेरिकी बेड़ों को टारगेट करने की कुव्वत रखती है। इस पावर शो के साथ ईरान ने क्लियर कर दिया है कि अगर उसकी धरती पर हमला हुआ तो उसका जवाब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। ईरान ने जॉर्डन, UAE और सऊदी अरब जैसे खाड़ी मुल्कों को खुली धमकी दी। साफ कहा कि अगर खाड़ी मुल्क अपनी जमीन या एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल या अमेरिका को करने देंगे तो उन्हें दुश्मन माना जाएगा। ईरान अपनी हिफाजत के लिए हर हद पार करेगा।
इजराइल शैतानी कामों में लगा है। हमारी चेतावनी है, इजराइल को लेबनान पर हमले रोकने होंगे ताकि तीसरे विश्व युद्ध को शुरू करने से पहले ही खत्म किया जाए। अगर खाड़ी की सरजमीन से ईरान पर हमला हुआ तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के अंतिम विकल्प मौजूद हैं, including weapons of mass destruction. इसके चंद घंटे पहले दुनिया में सैटेलाइट तस्वीरें फ्लोट होने लगी। इजराइल अमेरिका की तरफ से दावे किए जाने लगे। दावे ये कि उनके एयर स्ट्राइक में ईरान का अंडरग्राउंड बेस ईगल 44 को तबाह किया गया। तेहरान का ये अंडरग्राउंड बेस दक्षिण ईरान के खुफिया पहाड़ियों के बीच बना था। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के ईगल 44 अंडरग्राउंड बेस पर मार्च के आखिर में एयर स्ट्राइक हुई थी। ये वही बेस है जिसे ईरान ने रूस से मिलने वाले सुखोई 35 फाइटर्स को तैनात करने के लिए रेडी किया था। सीज फायर के बीच ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे खाड़ी देशों में खलबली मची है। सीज फायर की मियाद अभी खत्म नहीं हुई। इस बीच तेहरान से सीधा और कड़ा मैसेज आया, अगर ईरान के पोर्ट असुरक्षित हुए तो खाड़ी का कोई पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा, और अगर अमेरिका जमीनी जंग छेड़ता है तो ईरान उसका भी मुंहतोड़ जवाब देगा। ईरान एक शेर है। अब तक की जंग में हम शेर की तरह लड़ रहे हैं। अगर अमेरिका जमीनी युद्ध के लिए सेना भेजता है तो उनके शव भी वापस नहीं लौटेंगे। हम हर हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। ईरान सेना का हर सिपाही एक शेर है और शेर कभी धमकियों से नहीं डरते। शेर के बच्चे अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। वाह शेर के बच्चों। सीज फायर के बीच ईरान के तेवर खाड़ी मुल्कों को परेशान कर रहे हैं, खासकर जो सऊदी अरब ईरान पर जंग जारी रखने का हिमायती रहा है। ईरान की जंगी तैयारियों के बीच उसके विदेश मंत्री दुनिया के सामने आए। कहा, अगर सऊदी पर हमला हुआ तो ईरान को अंजाम भुगतने होंगे। हमारा देश अन्य देशों की मांगों के आधार पर अपनी विदेश नीति नहीं बनाता, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता है। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र मार्ग अपनाता है और अपनी स्थिरता, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानता है। देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम हर हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। महायुद्ध जब तीसरे हफ्ते में था तब एक खबर ने जोर पकड़ी। खबर ये फ्लोट हुई कि खाड़ी का एक मुल्क ईरान के आइलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। तब तेहरान को इसके पीछे यूएई की साजिश नजर आई थी, लेकिन अब ईरान साफ कह रहा है कि टारगेट पर खाड़ी के पोर्ट हैं। अगर सीज फायर टूटता है और जंग जैसे हालात बनते हैं तो ईरान खाड़ी के किन किन पोर्ट पर हमला कर सकता है, ये भी आपको जानना चाहिए। अमेरिका के ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी की खबरों के बीच ईरान ने खाड़ी देशों के उन आर्थिक लाइफलाइनों को चिन्हित किया है जो उसके मिसाइलों की जद में है। ईरान का टारगेट नंबर 1 जेबल पोर्ट, ये दुनिया के सबसे बिजी पोर्ट में से एक है। यहाँ पहले भी जीपीएस जैमिंग और सिग्नल कटौती की खबरें आई हैं। अगर यहाँ हमला होता है तो वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो सकती है। ईरान का टारगेट नंबर 2 खलीफा पोर्ट, अबू धाबी का ये रणनीतिक केंद्र ईरान के लिए सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है। ईरान का टारगेट नंबर 3 रास तनूरा, सऊदी अरब, ये दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यात टर्मिनल है। यहाँ पहले भी ड्रोन हमलों की कोशिशें हुई हैं और अब ईरान ने इसे अपने टॉप टारगेट लिस्ट में रखा है। ईरान का टारगेट नंबर 4 टुकम और सालालाह, ओमान, ये पोर्ट्स अमेरिकी विमान वाहक पोतों जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन को लॉजिस्टिक मदद देते रहे हैं, लेकिन ईरान इन्हें दुश्मन का अड्डा मान रहा है। ईरान का टारगेट नंबर 5 हमाद पोर्ट, कतर, कतर की खाद्य सुरक्षा इसी पोर्ट पर टिकी है। ईरान की धमकी ने यहाँ के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। वो अपनी उन इच्छाओं, सपनों और मांगों को जाहिर कर रहे हैं जो कभी पूरी नहीं हुई और ईश्वर की मर्जी से कभी पूरी नहीं होगी। वार्ता खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने जो बयान देने शुरू किए
जैसे ओमान सागर और हिंद महासागर के दूरस्थ जल क्षेत्रों में मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो इसी का हिस्सा है। हारे हुए राष्ट्रपति का इस तरह का बोलना स्वाभाविक है। अगर वो ऐसी भाषा और बयानबाजी का इस्तेमाल ना करते तो मुझे लगता है कि इस विफलता की भयावहता अमेरिकी जनता के लिए भी असहनीय हो जाती। सीज फायर के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तलखी से जहां खाड़ी मुल्क फिक्रमंद हैं, तो वहीं इन हालात के लिए बीजिंग पेंटागन को कसूरवार मान रहा है। चीन ने दो टूक कहा, जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका वैश्विक अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण और विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। अपने 240 साल के इतिहास में अमेरिका ने न सिर्फ 16 साल ही युद्ध मुक्त बिताए हैं, वॉशिंगटन के 80 से अधिक देशों में 800 सैन्य अड्डे हैं। खाड़ी की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिकी बेस से हमले रुकने पर ही शांति और बातचीत का रास्ता निकल सकता है। ये अमेरिका को सोचना चाहिए। सीज फायर के चंद रोज पहले ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दी थी। एक तरफ ईरान मिसाइलों की नुमाइश कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरानी मीडिया खेतों में झंडे गाड़कर अमेरिका को ईरान की ताकत और मजबूत सभ्यता का ट्रेलर दिखा रहा है। हम ईरानी सभ्यता के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे लोगों के लिए मिशन के नाम से जाना जाता है। जिस बात ने बनावटी होशियारी को अचंभित कर दिया है, वो है ईरानियों की सामूहिक बुद्धिमत्ता और ज्ञान, जिसने देश का शासन चलाया, शत्रु को पंगु बना दिया और वैश्विक समीकरणों को उलट दिया। ईरान के खेतों में फहराए गए झंडे इस पवित्र पुनरुत्थान के प्रतीक हैं और इन्हें निर्बाध रूप से जारी रहना चाहिए। अमेरिका ईरान जंग में सबसे बड़ी चोट खाड़ी मुल्कों को पहुंची है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था जो तेल की रफ्तार पर दौड़ती थी, वो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के आंकड़ों पर गौर करें तो इस युद्ध के चलते अरब मुल्कों की जीडीपी को 120 बिलियन डॉलर से 194 बिलियन डॉलर तक की भारी चपत लग सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से सऊदी अरब, यूएई और कुवैत का तेल उत्पादन रोजाना 10 मिलियन बैरल तक गिर गया है। ये इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई चेन कटौती है। सिर्फ पहले 4 हफ्तों में ही खाड़ी देशों के तेल राजस्व में 15.3 बिलियन डॉलर्स का सीधा नुकसान हुआ है। अगर गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 50 बिलियन डॉलर्स के पार निकल चुका है। साफ है, अगर सीज फायर के बाद फिर जंग का सायरन बजा तो दुनिया के लिए संकट की नई रेखा खींच सकती है। बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच पुरानी दुश्मनी और नई दोस्ती दुनिया का नक्शा बदलने की ओर इशारा भी कर रही है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त रूस, चीन और ईरान के ट्रायंगल पर टिकी हैं। रूस के विदेश मंत्री कल से चीन के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर ईरान युद्ध को लेकर 2 महाशक्तियां आपस में मंथन करेंगी। अब तक तो दोनों देश पर्दे के पीछे रहकर ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब रूस खुलकर सामने आ गया है। ये तक कह रहा है कि वो युद्ध खत्म करवा सकता है, ईरान का संवर्धित यूरेनियम भी अपने पास रख सकता है। ये वही यूरेनियम है जिसकी वजह से जंग पर अभी तक ब्रेक नहीं लग पाया। इस बीच ईरान ने एक बड़ा खुलासा करते हुए अमेरिका पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर अली निगजाद के मुताबिक ईरान 440 किलो यूरेनियम को डाइल्यूट करने के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। खासकर अमेरिका और इजराइल के दोस्तों के लिए ईरान के इस सख्त रुख का चीन का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चीनी रक्षा मंत्री ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी और कह दिया है कि ईरान के साथ उनके व्यापारिक और ऊर्जा समझौते अटूट हैं, जिसका साफ संकेत है कि अब इस जंग में ईरान अकेला नहीं बल्कि रूस और चीन उसके साथ आकर फ्रंट फुट पर खड़े हो गए। युद्ध में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। महायुद्ध में 2 महाशक्तियों की एंट्री होने वाली है। क्या ईरान का यूरेनियम रूस अपने पास रखेगा? क्या
ईरानी यूरेनियम पर महायुद्ध का संवर्धन हो चुका है। सवालों की बौछार इसलिए हो रही है क्योंकि ईरान और अमेरिका दोनों में कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान चाहता है कि उसका एटमी प्रोग्राम चलता रहे, लेकिन ट्रंप कह चुके हैं कि समझौते के लिए ये उनकी पहली और बड़ी शर्त है। ईरान को झुकना ही होगा, अपना परमाणु प्रोग्राम बंद करना होगा, संवर्धित यूरेनियम हमें देना होगा। I think Iran is in very bad shape. I think they're very desperate. We had a meeting that lasted 21 hours. We understand the situation better than anybody, and Iran's in very bad shape. And just so you understand, Iran will not have a nuclear weapon. Will not have. There is no way that they're going to get. They still want it, and they made that clear the other night. Iran will not have a nuclear weapon. Oh, I don't know. I don't care if they come back or not. If they don't come back, I'm fine. Their military is gone. Their missiles are largely depleted. The manufacturing capability for missiles and drones is largely defeated. यही बात और शर्त इस्लामाबाद में भी रखी गई। खबर है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई और इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई। इस बातचीत के फेल होने से सबसे ज्यादा सुकून इजरायली पीएम नेतन्याहू को मिला होगा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं चाहते थे और अब कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ ट्रंप का मिशन पूरा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुझे भी ये स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के दृष्टिकोण से एजेंडे का मुख्य मुद्दा सभी संवर्धित पदार्थों को हटाना और ये सुनिश्चित करना है कि आने वाले वर्षों में और ये दशकों तक भी जारी रह सकता है। ईरान में कोई संवर्धन ना हो, यही उनका मुख्य लक्ष्य है। बेशक ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। ईरान द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के कारण राष्ट्रपति ट्रंप ने उन पर नाकाबंदी लगाने का फैसला किया, जिसे नौसैनिक नाकाबंदी कहा जाता है। हम निश्चित रूप से इस आक्रामक रुख का समर्थन करते हैं और हम हर वक्त अमेरिका के साथ हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के दावे रूस और चीन ने भी सुने हैं, लेकिन सवाल वही है कि जब सब खत्म हो गया तो महायुद्ध खत्म क्यों नहीं हुआ? ईरान ने सरेंडर क्यों नहीं किया? क्यों वो अपने यूरेनियम के लिए महायुद्ध का दायरा बढ़ने से भी हिचकिचा नहीं रहा? जब तक इन सवालों पर चर्चा बढ़ती, ईरान युद्ध को लेकर रूस का बहुत बड़ा बयान आया, एक तरह से युद्ध में ईरान का साथ देने का संकेत। रूस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के न्यूक्लियर डील के लिए रूस ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को अपने पास रखने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद अमेरिका और क्षेत्रीय देशों के साथ बातचीत में ये सुझाव दिया था। रूस का कहना है कि ऑफर अभी भी मेज पर है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात की काफी हद तक संभावना है कि इस तरह की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहेगा। हालांकि कई बातें अभी भी स्पष्ट और समझने में मुश्किल है, इसलिए मैं इस समय कोई ठोस टिप्पणी करने से बचना चाहूंगा। ऑफर अब भी मेज पर है, मानो रूस ने पहले भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, मगर अब हॉर्मुज के ब्लॉकेड के बाद सिचुएशन बदल चुकी है और बयान ऐसे समय आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई और दोनों पक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो वहाँ किसी पायलट को बचाने या रेस्क्यू मिशन के लिए नहीं आए थे। ये केवल दुनिया को गुमराह करने के लिए फैलाया गया एक झूठ है। असलियत में वो कुछ और ही लेने आए थे। वो उसे हासिल करना चाहते थे ताकि उसे दुनिया के सामने एक ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित कर सकें और हमारी सैन्य शक्ति का अपमान कर सकें। ईरान जिद पर अड़ा है और रूस साथ खड़ा है, मगर चीन क्या कर रहा है ये समझें। उससे पहले एक रूस के ऑफर का मतलब समझ लीजिए। अगर ईरान अपना यूरेनियम रूस को सौंप देता है तो परमाणु हथियारों की होड़ का खतरा कम हो जाता है। इससे रूस की वैश्विक स्थिति संकट मोचक के रूप में मजबूत होगी। खबरों के मुताबिक मार्च 2026 में राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन के इसी तरह के एक शुरुआती प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
चूंकि ईरान के मुताबिक उसके यूरेनियम की डकैती का अमेरिकी मिशन फेल हो चुका है, इसीलिए रूस का बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के पास परमाणु सामग्री को संभालने और स्टोर करने का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईरान ने चाइना की मदद से जो सेंट्रीफ्यूज उसे मिले, उसने अपने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया है और इसकी भी क्वांटिटी करीब 500 केजी बताई जाती है। अब इंटरनेशनल प्रेशर को देखते हुए और टेंशन को देखते हुए रशिया ने एक प्रस्ताव दिया है कि इस एनरिच्ड यूरेनियम को, जिससे 8 से 10 बम बनाए जा सकते हैं, इसे ईरान रशिया को सौंप दे। मगर ये एक हाईली वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग होगी। इसका मतलब ये होगा कि रशिया एक मीडिएटर बन जाएगा और जो उसको एक एडवांटेज देगा। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए मना कर दिया है। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि जब 2015 में न्यूक्लियर संधि हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें रशिया भी एक पार्टनर था और जिसमें केवल ये कहा गया था कि ईरान केवल 3.67% तक ही एनरिचमेंट करेगा, यानी कि पीस पर्पज के लिए ओनली। ये तो यूरेनियम की बात हुई, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि रूस और चीन पर्दे के पीछे से पहले से ही महायुद्ध में ईरान की मदद करता रहा है। कुछ दिन पहले ज़ेलेंस्की ने ये दावा किया था कि रूस ईरान को अमेरिकी ठिकानों की जानकारी दे रहा है।